सभी छात्रों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हम लोग भूमंडलीकृत विश्व का बनना यानी वैश्वीकरण चैप्टर के कुछ अंशों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज उसको आगे बढ़ाते हुए आगे के पैराग्राफ को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अगले दौर में विश्व स्तर पर क्या क्या हुआ। विजय, बीमारी और व्यापार। जैसा कि 16वीं सदी में यूरोप के नाविकों के द्वारा ढेर सारी खोजी यात्राएं की गई। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों के द्वारा बहुत सारी खोजी यात्राएं प्रारंभ की गई और कल हम आपको बता भी चुके हैं कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अरब सागर के तट पर यानी केरल के किनारे कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। तो वास्को डी गामा जब पुर्तगाल से समुद्री मार्ग से भारत आया तो इस तरह से पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप का एक देश है, तो इस तरह से यूरोप और भारत के बीच, भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है, तो यूरोप और भारत के बीच एक समुद्री मार्ग मिल गया और इस नाते यूरोप और भारत के बीच में अब संपर्क स्थापित होने लगा। अब यूरोप के व्यापारी भारत आने लगे व्यापार करने के लिए। भारतीय उपमहाद्वीप, भारत को हम उपमहाद्वीप बोलते हैं। इसका कारण यह है कि भारत एक विशाल क्षेत्रफल वाला राष्ट्र है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत में विश्व की लगभग सभी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व के लगभग सभी प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियां और विश्व के लगभग सभी प्रकार के धर्म, विश्व के लगभग सभी प्रकार के जलवायु, मिट्टियां भारतवर्ष में पाई जाती हैं। इतना ही नहीं, भारत के सभ्यता, संस्कृति और राजनीति का प्रभाव भारत और उसके सभी 8 पड़ोसी देशों पर व्यापक पैमाने से पड़ता है। इस नाते भूगोलवेत्ताओं ने भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। अब यूरोप का जब भारत के साथ संपर्क स्थापित हुआ जल मार्ग से, तो ऐसी अवस्था में पश्चिमी एशिया में भारत एक प्रमुख केंद्र बन गया और यहां से पश्चिमी एशिया से होने वाला जो व्यापार था यूरोप के लिए, इसमें हिंद महासागर की अहम भूमिका हो गई। ऐसे स्थिति में यूरोप के लोगों को पश्चिमी एशिया ही नहीं, अमेरिका के बारे में भी पता चला, क्योंकि ढेर सारी खोजी यात्राएं नाविकों के द्वारा की गई। तो इस तरह से 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई। तो यूरोप का पश्चिमी एशिया, भारत और अन्य देशों के साथ संपर्क स्थापित हुआ, अमेरिका के साथ संपर्क स्थापित हुआ और उस समय यूरोप के अंदर कई तरह की चर्चाएं चलने लगी। जैसे दक्षिणी अमेरिका के देश पेरू, मैक्सिको में बहुत सारे भूमि के अंदर संपदा जैसे सोना चांदी आदि है, ऐसा यूरोपीय लोग सोचना शुरू किए। इस बारे में यूरोप के अंदर कई तरह की कहानियां और किस्से प्रारंभ होने लगे। अब जाहिर सी बात है, जब यूरोप के अंदर यह बात चर्चा में आई कि दक्षिणी अमेरिका के पेरू और मैक्सिको में, पश्चिमी एशिया के चीन और भारत जैसे देशों में ऐसे चांदी के विपुल भंडार हैं, तो
तो यूरोपीय लोगों का इस तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक बात है। अब देखिए, इसलिए 16वीं शताब्दी में, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल के लोग, हॉलैंड के लोग, फ्रांस के लोग और इंग्लैंड के लोग भारत और विश्व के तमाम क्षेत्रों में व्यापार के लिए उन्मुख हुए। तो 16वीं शताब्दी के मध्य तक पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं का विजय अभियान आगे बढ़ता गया। अब 16वीं शताब्दी के मध्य तक पुर्तगाल के लोग, स्पेनिश लोग अपने शक्ति के बल पर दुनिया के तमाम क्षेत्रों में अपने उपनिवेश बनाने शुरू किए। अब यह उपनिवेश अमेरिका में भी बनाया गया, दक्षिणी अमेरिका में, क्योंकि पहले से ही यूरोपीय लोगों को इस बात की जानकारी थी। ऐसे किस्से मशहूर हो रहे थे कि अमेरिका के पेरू और मैक्सिको और अन्य देशों में सोने और चांदी के विपुल भंडार हैं। इसलिए ये लोग उन क्षेत्रों में गए और अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनको उन्होंने पराजित किया। अब देखिए, पराजित करने के लिए या तो सैन्य ताकत की आवश्यकता थी, अस्त्र और शस्त्रों की आवश्यकता थी, ताकि यूरोपीय लोग अमेरिका पे पहुंचकर और वहां को अपने सैन्य ताकत और अस्त्र शस्त्रों के बल पर वहां के लोगों को पराजित करें और वहां अपने उपनिवेश स्थापित करें, वहां की जो धन संपदा है उसका वे लोग उपभोग करें। लेकिन इस विजय अभियान में, यानी 16वीं शताब्दी के मध्य तक जो स्पेनिश लोगों का, पुर्तगालियों का जो विजय अभियान शुरू हुआ अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में और अपने उपनिवेश स्थापित किए, इस विजय अभियान में सिर्फ सैन्य ताकत, अस्त्र और शस्त्रों का ही प्रयोग नहीं किया गया। सैन्य ताकत और अस्त्र और शस्त्र तो उस समय थोड़े गौण रहे। जैसे स्पेन के अंदर चेचक की बीमारी का प्रकोप बड़े पैमाने पर था। इस नाते स्पेन के लोगों के अंदर उस चेचक के विषाणु से लड़ने के लिए धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई थी। तो ऐसे में स्पेन के अंदर तो चेचक की बीमारी आम बात हो गई। जैसे वर्तमान समय में हम लोगों को यदि सर्दी जुकाम होता है तो हमारी शरीर के अंदर उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप विकसित हो जाती है, 2-4 दिनों में ठीक हो जाता है। उसी तरह से स्पेन के अंदर चेचक की बीमारी पहले से व्याप्त थी। इस नाते धीरे धीरे स्पेनिश लोगों के अंदर इस चेचक की बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो गया था। लेकिन जब ये स्पेनिश लोग अमेरिका में गए धन संपदा की लालसा में, तो अमेरिका में किसी को चेचक की बीमारी नहीं थी। तो स्पेनिश लोग अपने साथ चेचक के विषाणु को भी लेते गए जाने अनजाने में, और ऐसे स्पेनिश लोगों के संपर्क में आने से अमेरिकी लोगों के अंदर चेचक का बीमारी भयानक तरीके से फैलना शुरू हुआ। चूंकि अमेरिकी लोगों के अंदर चेचक की बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हुआ नहीं था, क्योंकि पहली बार इस बीमारी का वे सामना कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में पुर्तगाल और स्पेनिश यूरोपीय देशों के द्वारा दक्षिणी अमेरिका के अंदर अपने उपनिवेश को स्थापित करने के लिए एक बड़ा हथियार चेचक बीमारी, चेचक के विषाणु मिल गए। जल्दी से अमेरिकी लोग उससे संक्रमित हो जाते थे और इस नाते वे हथियार डाल देते थे और ये लोग अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाकर वहां अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते थे, वहां के मूल निवासियों को पराजित करके। 18वीं सदी तक चीन और भारत दुनिया के सबसे धनी राष्ट्रों में से थे। 18वीं सदी तक, क्योंकि चीन और भारत से होने वाला व्यापार बड़े पैमाने पर दुनिया के तमाम देशों तक फैला हुआ था। और इसलिए हम और आप सुने भी हैं कि भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया थी। ये बात सही भी है कि उस समय भारत धन संपदा
और वैभव से परिपूर्ण था। लेकिन क्यों इसमें परिवर्तन हो गया? यूरोप पहले क्या था? पश्चिमी एशिया में भारत और चीन व्यापार के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चीन सिमट कर अपने आप में रह गया। भारत का व्यापार मुगल काल तक आते आते धराशायी हो गया, क्योंकि विदेशों से संपर्क। हम चर्चा क्या कर रहे हैं? भूमंडलीकृत विश्व का बनना, वैश्वीकरण। जब यूरोपीय देश इस वैश्वीकरण प्रक्रिया को अपना रहे थे, ऐसे में भारत के जो राजा महाराजा थे वह कूप मंडूक की स्थिति में थे। दुनिया विश्व में क्या हो रहा है, भारत के राजाओं के द्वारा उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उस वैश्वीकरण के दौर में हम पिछड़ गए। यानी 18वीं सदी तक तो भारत और चीन विश्व के सबसे अग्रणी राष्ट्रों में से धन संपदा के दृष्टिकोण से, लेकिन आगे चलकर 19वीं सदी तक आते आते हम लोग पिछड़ गए। और इस नाते यूरोपीय राष्ट्र तेजी से अपना विकास किए, क्योंकि उन्होंने वैश्वीकरण को आगे बढ़ाया। और इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया से उनको व्यापार के द्वारा, पूंजी के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, श्रम के द्वारा बहुत लाभ हुआ। अब 19वीं सदी 1815 से लेकर 1914 यानी प्रथम विश्व युद्ध तक, इस दौर में इस वैश्वीकरण प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया और कैसे यूरोप में इंग्लैंड का वर्चस्व स्थापित हुआ। 18वीं सदी तक भारत का वर्चस्व था, लेकिन 19वीं सदी में किस प्रकार से यूरोपीय देश इंग्लैंड का वर्चस्व स्थापित हुआ, यह वैश्वीकरण का ही देन है। इस समय दुनिया तेजी से बदल रही थी। 19वीं शताब्दी में पूरे विश्व स्तर पर तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, और इस परिवर्तन में सिर्फ व्यापार और पूंजी का ही आवागमन नहीं हो रहा था। यानी 19वीं सदी में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी, उस समय वैश्वीकरण प्रक्रिया के तहत, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया के तहत सिर्फ व्यापार और पूंजी का ही प्रवाह नहीं हो रहा था एक देश से दूसरे देश में, एक स्थान से दूसरे देश में। इस समय श्रम का प्रवाह होने लगा। श्रम, लेबर, श्रम की गतिशीलता स्थापित हो गई। जैसे आज निचलौल का श्रम, महाराजगंज का श्रम इंग्लैंड में जाकर, सऊदी अरब में जाकर, कुवैत में जाकर काम करता है। यानी यहां का श्रम वहां पहुंच गया। यानी इसे कहा जाता है श्रम की गतिशीलता। तो ऐसे वैश्वीकरण के दौर में, अब तक वैश्वीकरण के प्रक्रिया में क्या होता था? सिर्फ वस्तु और सेवा, व्यापार और पूंजी का आवागमन होता था। लेकिन यहां तक 19वीं सदी तक आते आते अब श्रम का भी आवागमन होने लगा। ऐसी स्थिति में विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हुआ और पूरा विश्व, इस वैश्वीकरण प्रक्रिया को ही कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। पूरा विश्व वैश्वीकरण के तहत एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। अब 18वीं शताब्दी में यूरोप के देश इंग्लैंड में कैसे परिवर्तन हुआ? 18वीं शताब्दी में यूरोपीय देश, यानी पूरे यूरोप के अंदर, खासकर इंग्लैंड में जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। और जब जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी तो खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी। जब खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी तो अधिक से अधिक बड़े पैमाने पर कृषि का विकास किया गया। और इंग्लैंड के अंदर बड़े बड़े जो भूस्वामी थे, वे अत्यधिक मात्रा में कृषि का आधुनिकीकरण किए और अत्यधिक मात्रा में फसलों का वे उत्पादन करना शुरू किए।
जब वे फसलों का उत्पादन करना शुरू किए, उनको अपने फसलों, जनसंख्या यूरोप में पहले से ही बढ़ना शुरू हुई। इस नाते जब बड़े बड़े वहां के किसान, लैंडलॉर्ड खाद्य पदार्थों का उत्पादन शुरू किए, तो ऐसी अवस्था में उनको बड़ा पैसा मिलने लगा। लेकिन जल्दी ही अपने यूरोपीय देश में, इंग्लैंड के अंदर, जल्दी ही अपने देश के अंदर जब उन्होंने देखा कि खाद्य पदार्थों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसे में लाभ कमाने के दृष्टिकोण से इंग्लैंड के बड़े बड़े जो भूस्वामी थे, उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव डालना शुरू किया, इंग्लैंड की सरकार के ऊपर, कि आप जो विदेशों से खाद्यान्न का आयात होता है उसको आप बंद कर दीजिए। जब विदेशों से आयात होने वाला खाद्यान्न बंद हो जाएगा इंग्लैंड के अंदर, तो वहां के बड़े बड़े किसानों के द्वारा उत्पादित होने वाले खाद्यान्न की कीमत बढ़ेगी और उनका लाभ बढ़ जाएगा। और इस नाते इन बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर सरकार ने मक्का, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कार्न, मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। और ब्रिटेन की सरकार ने जो आयात को प्रतिबंधित करने के लिए एक नियम लाया, उस नियम का नाम, उस कानून का नाम रख दिया गया कार्न लॉ। ध्यान से सुनिएगा। अपने देश के, इंग्लैंड ने अपने देश के बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर दूसरे देशों से आयातित होने वाले खाद्य पदार्थ, खासकर मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। जिस कानून के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया उसे कहा गया कार्न लॉ, क्योंकि मक्के के आयात पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया, जिसके सहायता से अब विदेशों से आने वाले खाद्य पदार्थ इंग्लैंड में आना बंद हो गए। और ऐसे अवस्था में वहां के भूस्वामियों के उत्पादों का अच्छा कीमत मिलने लगा, क्योंकि यूरोप में जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। इंग्लैंड के अंदर भी खाद्य पदार्थों की मांग पहले से बढ़ी हुई थी। अब इसके विरोध में एक समस्या खड़ी हो गई इंग्लैंड में। जो शहरों में बड़े बड़े उद्योगपति रहते थे, वह बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित किए थे, हजारों की संख्या में श्रमिक उनके वहां काम करते थे और उनको वेतन देते थे। जो खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के कारण श्रमिकों के सामने एक समस्या आ गई, और इन श्रमिकों की समस्या से उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति भी प्रभावित हो गए। इस नाते उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि आप इस कार्न लॉ को समाप्त कीजिए ताकि खाद्य पदार्थों की कीमतें घट जाएं। ऐसी अवस्था में पुनः एक बार इंग्लैंड की सरकार इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के दबाव में आ गई और कार्न लॉ कानून को वापस ले लिया गया। कार्न लॉ कानून वापस ले लेने के बाद अब विदेशों से चाहे मांस हो, कृषि उत्पाद हो, अन्य चीजें इंग्लैंड पहुंचने लगी और वे नाते सस्ती हो गई, अब आम व्यक्तियों के पहुंच तक हो गई। तो इस प्रकार से यह सब जो दौर शुरू हुआ, जैसे पुर्तगाल, स्पेनिश और इंग्लैंड के अंदर विश्व के तमाम देशों के साथ जो इनका जुड़ाव हुआ, तो इसके वजह से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। और 18वीं सदी तक जो भारत विश्व में धनी राष्ट्रों में से था, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में पिछड़ गया। और इस नाते हमारा वह महत्व नहीं रह गया। पहले 18वीं सदी तक जो व्यापार का केंद्र पश्चिमी एशिया यानी भारत और चीन हुआ करते थे, अब वह व्यापारिक केंद्र यूरोप बन गया। इस नाते भारत की स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि हमने इस वैश्वीकरण प्रक्रिया को सही समय से इसका अनुकरण नहीं किया, इसको लागू नहीं किया। थैंक यू।